एजुकेशन को कमर्शियलाइज कर दिया गया है पूरी तरह से। तभी तो आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में पूरे देश के स्कूलों को बंद कर दिया। अच्छा, जब ये इसको लाया गया तो क्या किसी शिक्षाविद से या प्रोफेसर से कोई चिंता हुआ, कोई आप लोगों से कोई बात हुई, कोई इस पर डिबेट हुआ? देखिए, डिबेट करने का तो इन्होंने समय ही नहीं दिया। इन्होंने डिबेट किससे किया? एबीवीपी से डिबेट किया, जो इनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। इन्होंने डिबेट किया शिक्षण मंडल, अध्यापक शिक्षण मंडल से, जो कि इनका शिक्षकों का बीजेपी का अपना ऑर्गन है। इन्होंने किया आरएसएस से, जो इनकी अपनी ही मातृ पितृ संगठन है। इन्होंने किया कॉर्पोरेट से राय मशविरा, जो पूरे देश से कहने का मतलब इस पर चर्चा नहीं। ना, इन्होंने केवल कॉर्पोरेट से, क्योंकि ये नीति बनी है कॉर्पोरेट के ऑफिसेज में। ये नीति बनी है जो इनका नागपुर का आरएसएस का ऑफिस है वहां पर। नमस्कार, अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल सादा दीक्षित जी हैं, जो नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसको लेकर के देश भर में विरोध जारी है। और उसको लेकर के जो मैम ने एक कार्यक्रम भी रखा है और पूरा मसौदा तैयार किया है। उसमें जो कमियां हैं या उसमें जिस प्रकार की लापरवाही बरती गई है, जैसे आपको पता होगा कि उसको लेकर के लगातार शिक्षा को कमर्शियलाइज किया जा रहा है, उसको लेकर के विरोध है। तो मैम क्या है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइएगा। देखिए, एनईपी 2020 के नाम से एक जो इन्होंने शिक्षा नीति थोपी है देश के ऊपर, वो भी उस समय जब पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा था, सबके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, घर से बाहर निकलने की मनाही थी। उसका फायदा उठाकर इन्होंने क्या किया है कि एक ऐसी शिक्षा नीति जो पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करने वाली होनी चाहिए थी, उसको इन्होंने कॉर्पोरेट का एजेंडे के अनुसार प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, कमर्शलाइजेशन कर दिया है, उसका भगवाकरण कर दिया है शिक्षा का। और साथ ही इन्होंने उस शिक्षा को इतना महंगा और निजी हाथों में कॉर्पोरेट की संपदा बना दिया है कि गरीब का बच्चा पढ़ ही ना पाए। तो इसके विरोध में हमने लगातार 5 साल तक संघर्ष किया, लगातार कॉन्फ्रेंसेस की, सेमिनार किए, प्रदर्शन किए, सरकार को ये भेजा लिखकर कि ये शिक्षा नीति हमें नहीं चाहिए, जनता ये शिक्षा का विरोध करती है। 50-50 हज़ार के लोगों ने हमने विरोध, क्योंकि 2016 से इन्होंने वो ड्राफ्ट जारी किया था सुब्रमण्यम कमेटी के अंडर में। तो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, सबको पता था कि ये खतरनाक पॉलिसी है। तो हम लोगों ने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए। अब इस बात से डरकर इन्होंने समिति का, जो सुब्रमण्यम कमेटी था, उसका नाम बदलकर कस्तूरी रंगन कमेटी, कस्तूरी रंगन जो इसरो के रिटायर्ड डायरेक्टर थे, उनके अंडर में कमेटी बनाई, लेकिन ड्राफ्ट वही रखा। और उस ड्राफ्ट को ऐसे समय पर नीति के रूप में थोप दिया जब कोई बोल नहीं सकता था, सभी पर प्रतिबंध थे। तो जैसे ही कोरोना काल में 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई क्यों चुना? उस दिन हमारे जो बहुत बड़े शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्मृति दिवस होता है। तो इन्होंने उस दिन उसको चुना और डेमोक्रेटिक जो एक सोच के इंसान थे, डेमोक्रेटिक, साइंटिफिक और जनवादी शिक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको इन्होंने चुना, उस दिन को इन्होंने चुना। तो उसके विरोध में फिर हमने बनाई ये 5 साल की मेहनत से, बहुत सारे हमारे जो ये थे, बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स मिलकर, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, अभिभावक, हमने ये शिक्षा नीति बनाई, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी 2025, जन शिक्षा नीति 2025। अभी जन शिक्षा नीति 2025 को हम जनता के बीच में 2025 के मई के महीने से 22 मई को हमने रिलीज किया था 19-20 शहरों में। और ये जनता को सौंपा था कि जनता इसमें अपने विचार दे। अब ये विचार हमारे 30 नवंबर तक हमें प्राप्त हो जाएंगे और फिर हम इसको फाइनल नीति के रूप में तैयार करके 24 जनवरी 2026 को कर्नाटका के बेंगलोर के रमैया इंस्टीट्यूट के हॉल में एक जन संसद बुलाएंगे। और ये रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एपिक्स ऑडिटोरियम में बेंगलोर में ये आयोजित किया जाएगा, ये जन संसद। और पूरे देश के शिक्षाविद और ये इसमें शामिल होंगे, ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स। और तब हम इसे एक शिक्षा नीति के रूप में तैयार करके सरकार को भेजेंगे। सरकार को कहेंगे कि आप, हमने जो मांगे रखी हैं, जनता ने मांगे रखी हैं, ये इन मांगों को पूरा करिए। और जो आपने एनईपी 2020 लागू करी है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं पूरी तरह से, उसको हम डिस्कार्ड करते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हमें जनता को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, सरकारी चाहिए। जनता को धर्मांधता से भरी हुई शिक्षा नहीं चाहिए।
धर्मनिरपेक्ष शिक्षा चाहिए। जनता को भेदभावपूर्ण शिक्षा नहीं चाहिए कि गरीबों के बच्चे पढ़े उजड़े हुए सरकारी स्कूलों में और अमीरों के बच्चे पढ़े 5 स्टार होटल जैसे प्राइवेट स्कूलों में। तो ये गरीबी अमीरी का अंतर तो आप जन्म से ही पैदा कर रहे हो बच्चों के दिलो दिमाग में। वो जब वो स्कूल से पढ़कर निकलता है तो वो अपने को एक अलग क्लास का समझता है, और एक गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल से निकल रहा है वो बच्चा तो बेचारा ठीक से हिंदी भी पढ़ना नहीं जान रहा है, अपनी मातृभाषा भी नहीं जान रहा है। तो ये अंतर क्यों? इसका मतलब तुम चाहते हो कि अंतर बना रहे, और ये जो गरीब तबका है जो देश की 90% आबादी है, जिसको 81 करोड़ को तो तुम कह रहे हो कि हम अनाज खुद ही खिला रहे हैं, तो ये अनाज खिलाकर तुम उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हो। तो आप ये बोल रही हैं कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो को कमर्शियलाइज कर दिया गया है पूरी तरह से। तभी तो आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में पूरे देश के स्कूलों को बंद कर दिया। अच्छा, जब ये इसको लाया गया तो क्या किसी शिक्षाविद से या प्रोफेसर से कोई चिंता हुआ, कोई आप लोगों से कोई बात हुई, कोई इस पर डिबेट हुआ? देखिए, डिबेट करने का तो इन्होंने समय ही नहीं दिया। इन्होंने डिबेट किससे किया? एबीवीपी से डिबेट किया, जो इनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। इन्होंने डिबेट किया शिक्षण मंडल, अध्यापक शिक्षण मंडल से, जो कि इनका शिक्षकों का बीजेपी का अपना ऑर्गन है। इन्होंने किया आरएसएस से, जो इनकी अपनी ही मात्र पितृ संगठन है। इन्होंने किया कॉर्पोरेट से राय मशवरा, जो पूरे देश से कहने का मतलब इस पर चर्चा नहीं ना ना ना, इन्होंने केवल कॉर्पोरेट से, क्योंकि ये नीति बनी है कॉर्पोरेट के ऑफिसेज में। ये नीति बनी है जो इनका नागपुर का आरएसएस का ऑफिस है, वहां पर इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल रहा था। मौका मिला कोरोना काल में, मौका मिला इनके सत्ता में 2014 में आने के बाद में। तब से इन्होंने ये मतलब एक निश्चित रूप से सिरे से ही एजुकेशन को बर्बाद करने के लिए 3 साल की उम्र से लेकर और 17-18 साल की उम्र तक स्कूली शिक्षा, उसके बाद कॉलेज शिक्षा, उसके बाद ऊपरी जो रिसर्च और दूसरे जो टेक्निकल शिक्षा थी, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की, सबको एक तो प्राइवेट हाथों में सौंपना, और दूसरा आईटीएस के नाम पर इंडियन नॉलेज सिस्टम। वो कह रहे हैं प्राचीन भारत में वो भी स्टेम सेल से कौरव पांडव पैदा हुए थे। गणेश की नाक जो है, गणेश का धड़ जो है, वो हमारी ये तो पहले सर्जरी हुई थी। हाँ, वो विश्व में हम पहले प्लास्टिक सर्जन थे। अब सोचिए आप कि इस देश में अगर किसानों के लिए कानून बनाया जाता है, किसानों से चर्चा नहीं की जाती है। शिक्षा के लिए कानून बनाया जाता है तो शिक्षकों से चर्चा नहीं की जाती है। जो कमर्शियल लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे चर्चा की जाती है। मैम, जो मोदी जी हैं, ऐसा उनके भाषणों में, ऐसा उनकी बातों में प्रतीत होता है कि जो आपने बात की कि हमें पिछले अपने इतिहास की तरफ ले जाया जाता है। दुनिया फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है तो हमें पास्ट में क्यों लेकर जाया जाता है? देखिए, इनका तरीका क्या है, ये कह रहे हैं 5000 साल पहले हमारे वेदों में सब कुछ था। भाई, सब कुछ था तो तुम पिटे क्यों? दुनिया में इतने पिछड़े क्यों? आज भी तुम इतने पिछड़े देशों में क्यों गिनती करवा रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा वो 5000 साल पुरानी व्यवस्था जो है वो मानवता के विरुद्ध काम कर रही थी। तभी तो समाज के हजारों टुकड़ों में बटा हुआ समाज लड़ नहीं पाया विदेशियों से। उन्होंने कहा कि अच्छा, हमें तो ये सता रहे थे, अब ये पिट रहे हैं, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। जब बाहर से आक्रमण हुए तो समाज के अंदर एकात्मकता और एकता और भाईचारा और प्यार प्रेम से इन्होंने रखा ही नहीं था। इन्होंने तो उनको शूद्रों को पैरों से पैदा हुआ और ब्राह्मणों को सर से पैदा हुआ और उनको व्यवसायियों को पेट से पैदा हुआ, क्षत्रियों को भुजाओं से पैदा हुआ दिखाया, और उसी को लेकर फिर ये कहे अच्छा ठीक है, हम तो पैरों से ही पैदा हुए हैं ना, हम तो पैरों में ही पड़े हुए हैं ना, पैरों में तुम रौंद रहे हो। अच्छा, हाँ, जो ये नई शिक्षा नीति है, मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक इसको विश्व गुरु बनाना है, वेल डेवलप नेशन बनाना है। क्या इस शिक्षा नीति पर भारत बन पाएगा 2047 तक? इन्हीं से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब तुम शिक्षा के बजट को लगातार घटा रहे हो, हाँ, तुम कहते हो कि हम 3% 4% खर्च करें, लेकिन वास्तव में 1.9% खर्च बजट का इन्होंने किया है। मतलब वास्तव में 2% भी खर्च नहीं हुआ है। हर साल शिक्षा का बजट घटाते जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट था, जो अब ये 83 या कुछ % करोड़ पे ले आए हैं। और इसी तरह से जब खर्चा कम करेंगे तो क्या विश्व गुरु बनाने के लिए नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए? 15 लाख टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, 50,000 प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े हैं। कॉलेजेस की हालत ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहते हैं कि बच्चों की फीस बढ़ाओ, लोन सिस्टम लागू कर दिया। यूजीसी जो ग्रांट देती थी, यूजीसी की ग्रांट बंद करके अब ये कह रहे हैं कि अब हम जो है अब हम लोन लेकर पढ़ाई करवाएंगे। यूनिवर्सिटियां लोन लेंगी और लोन उतारने के लिए बच्चों की फीसें बढ़ाएंगी तो गरीबों के बच्चे स्कूल कॉलेज तक पहुंचने में ही सक्षम नहीं होंगे। कॉलेज की फीस अच्छा, एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, आपने जो बात बोला कि बच्चे लोन लेकर के पढ़ाई करेंगे और नौकरी करने के बाद उस लोन को चुकाएंगे। अगर ये पहले से ही शिक्षा ले रहे हैं तो पहले हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था,
एक राजा हुए थे, उन्होंने 100 गांव नालंदा को दान में दिए थे ताकि बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सके। तो अगर ये पुराने समय में ही जा रहे तो पुराने समय में नालंदा से कुछ सीख ले कि शिक्षा को मुफ्त होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। फिर उस पर इतना भारी भरकम बच्चों पर अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख 12 लाख का एक लोन अगर लाद देंगे, फिर बच्चे पढ़ाई करने में कर्ज देंगे या अपना काम करेंगे? नहीं, और कर्ज के लिए नौकरियां भी तो हो, नौकरियों का तो खात्मा कर दिया आपने। 60% युवा बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी है नहीं, लोन उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, घर की रोटी चल नहीं रही है, वो आत्महत्या करने को मजबूर होगा। और जो बात आप पुरानी कर रहे हैं, पुराने जमाने की कर रहे हैं, भारत का इतिहास गवाह है, यही तो दुख की बात है। ये इतिहास से सड़ी गली परंपराएं तो खींच रहे हैं, और इतिहास में जो अच्छी चीजें थी, जैसे आपने बताया नालंदा था, तक्षशिला था, और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी जहां बाहर के लोग पढ़ने आते थे, उनको इन्होंने बर्बाद किया, उनको इन्होंने आग लगाकर जलाया। और उसके बाद ये कह रहे हैं, और उन यूनिवर्सिटीज में या आप गुरुकुलों में भी देख लो, क्या बच्चे फीस देते थे? नहीं। वो सारा राजा या समाज उनके चिंता करता था, और हर एक बच्चे के लिए खाने का, रहने का, शिक्षा का पूरा इंतजाम समाज और सरकार के जिम्मे था। आज ये उल्टा कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं गरीब है तो तू अनपढ़ रहे, गरीब है तो तू बेरोजगार रहे, गरीब है तो तुझे किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। मैडम आपका अमीरों के लिए। मैडम आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि जो पकौड़ा तल रहा है, पंचर बना रहा है, वो भी तो रोजगार है। अभी तो देखिए, पकौड़े तलने के ऊपर भी तेल पर टैक्स बढ़ा दिया ना, टैरिफ बढ़ा दिया 18%। तेल कल की बात है, फर्स्ट नवंबर से तेल पर और गैस पर पैसे बढ़ा दिए। तो लोग पढ़ने की क्या जरूरत है? जब तो पकौड़े तलना है, पंचर बनाना है, तो पढ़ाई क्या जरूरत है? देखिए, पकौड़े तलने के लिए भी तो हाथ में तेल और उसका वो चाहिए व्यवस्था, वो भी तो खत्म कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता है मनोज तिवारी, उन्होंने बोला कि आप ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि अनपढ़ आदमी भी राजनीति में आ सकता है, तो फिर पढ़ाई की जरूरत क्या है? हाँ, तो मनोज तिवारी जैसे अनपढ़ जो नाच के और भद्दे वो शब्द बोलकर गंदे महिलाओं के जो है अस्मिता को गंदा दिखाकर जो पैसा कमा रहे हैं, वो खुद के जैसे ही सबको बनाना चाहते हैं, और वो तो बन गए क्योंकि वो उसने तो किसी राजनीति का पल्ला पकड़ लिया। लेकिन सांसद है, देखिए, सांसद तो बहुत सारे क्रिमिनल भी हैं, 300 के करीब सांसदों पर केस लगे हुए हैं, तो सांसद होना कोई वो है क्या छप्पा, कोई मतलब उसकी महानता की वो है क्या कसौटी? ये जो कर रहे हैं उस सबका ये निचोड़ है असल में, कि ये देश को एक दूसरी गुलामी की तरफ पूरी तरह से इन्होंने धकेल दिया है, शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। विश्व की 100 यूनिवर्सिटी 300 यूनिवर्सिटियों में भी भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता। जिनको सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं जामिया यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली की जो JNU है, जामिया है, वो यूनिवर्सिटियां कहीं पर अपना थोड़ा बहुत स्थान रखती हैं। भारत में भी नंबर 1 पे जामिया यूनिवर्सिटी का स्थान आ रहा है, लेकिन इनके अपने जो बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, इनकी जो अपने जानते हैं, जियो यूनिवर्सिटी इन्होंने कागजों पर भी नहीं बनाई थी, उसको 1000 पता नहीं 10,000 करोड़ का इनाम दे दिया, बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। अब बताइए, ये पैसा हम का टैक्स पेयर का पैसा, ये इनके क्या पसीना बहाकर इन्होंने कमाया, हम टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हैं, हर एक मजदूर किसान। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि पहले के समय में विदेश की यूनिवर्सिटियां कैंपस नहीं खोलती थी, आज भारत इतना आगे चला गया है कि विदेश की यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोल रही है। आज जो विदेश की यूनिवर्सिटियां यहाँ पर इन्होंने परमिशन दी है ना, वो लुटेरी यूनिवर्सिटियां, जिनको वहां पर कोई गिरे से गिरा हुआ मतलब जानवर पढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता उन यूनिवर्सिटियों को यहाँ पर, और इन्होंने छूट तो दे रखी, आ क्यों नहीं रही? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ लोगों की जेब में पैसा है ही नहीं, और जो अमीरों के बच्चे हैं वो तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं। शिवराज चौहान का बेटा अमेरिका पढ़ रहा है, पढ़ के आया है। ये सिंधिया का बेटा, निर्मला सीतारमन की बेटी या बेटा, सब बाहर है। यहाँ पर हम गरीबों के बच्चों को कह रहे हैं अंग्रेजी मत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो। हम कह रहे हैं भैया मातृभाषा तो हर एक कोई पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन अंग्रेजी से दूर करके आप हमारे बच्चों को बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो ना अंग्रेजी की, तुम्हें तो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाकर विदेशों से यहाँ हमारे सर पे बिठाना है, गरीबों के बच्चों को बर्बाद करना है। ये जो ठीक है, आपने ये जो बताया है 24 जनवरी 2026 को आप लोग बंगलौर में करेंगे, बंगलौर जाने का क्या रीजन था? पहला, दिल्ली में क्यों नहीं? और दूसरा बात है कि अगर इसका भी विरोध हुआ, अगर पुलिस कार्रवाई हुई, जैसे कि दिल्ली में हम देखते रहते हैं कि दिल्ली में आए दिन पुलिस कार्रवाई होती रहती है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम वही करेंगे जो लगातार करते आ रहे हैं। क्या देश की आज़ादी आंदोलन में या और दूसरे आंदोलनों में क्या पढ़ाई रुक गई थी? क्या ज्योतिबा फुले ने अपना आंदोलन रोक दिया था? या सावित्रीबाई फुले पे जब कीचड़ पत्थर लोगों ने मारे, कई लोग आप वाला सवाल मुझसे करते हैं कि आप ये कर रहे हो, आपके साथ कोई आता नहीं, आप अकेले ही लगे रहते हो। हम कहते हैं देखिए,
एक जमाना था कि जब वो सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने निकली तो उन पर लोगों ने कीचड़ गोबर पत्थर मारे और उनको कहा कि हमारी लड़कियों के चरित्र खराब कर रही हैं, और वो सब झेल कर भी उसने कहा मैं अपना मिशन नहीं छोड़ूंगी। तो क्या जब उस जमाने में आज से 200 साल पहले कोई महिला इतना बड़ा कदम उठा सकती है कि वो पूरे समाज को चैलेंज कर सकती है, पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर सकती है, तो आज तो मैंने कोई पत्थर तो नहीं मार रहा मेरे पे, कोई हमें कीचड़ तो नहीं फेंक रहा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारी ताकत है। और ये अच्छा काम चाहे वो केरल की कर्नाटका में चाहे केरल में करें, कर्नाटका में करें, कहीं पर भी करें, कोई जो विरोध करने वाले करें, लेकिन हम अपनी सच्चाई के रास्ते को, एक जो हमारी ऐतिहासिक संसद है, हम इसमें किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम इसमें केवल आम जन के लिए जन शिक्षा नीति की मांग कर रहे हैं। इसमें ना तो सरकार को बुरा मानने की बात है, ना ही किसी को इसमें अपना अपमान समझने की बात है। ये जनता की आवाज है, और जब जब जनता आवाज बुलंद करती है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे चुप नहीं करा सकती। ठीक है। नई शिक्षा नीति आपको चाहिए जो जन शिक्षा नीति है वो चाहिए, या कारपोरेट शिक्षा नीति आपको चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। कैसा रहा हमारा संवाद? एक अपील और हम करना चाहेंगे, आप सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे संपर्क करें। आप बेशक हमारा नंबर भी इसमें डाल दीजिए और अपना जो है सुझाव दीजिए इस ड्राफ्ट पर, जिससे कि हम इसे और जनमुखी बना सकें। जनता की समस्याओं के समाधान किन किन बातों को लेकर शिक्षा जनता का अगर शिक्षा नीति है तो जनता से ही पूछ करके जनता के लिए ही बनना चाहिए, न कि किसी ऐसी कमरे में बैठे हुए बिजनेसमैन से। आपको कैसी लगी हमारी चर्चा? कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।